हेलो बच्चों, कैसे हो? बढ़िया। आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया। तो देखो बच्चों, आज हमें क्या पढ़ाई करनी है। आज है हमारे पास बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर का वीडियो नंबर 67, या फिर हम कह सकते हैं कि ये फोर्थ चैप्टर का वीडियो नंबर 15 है। और आज हमारे पास बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे हम प्रेरणिक प्रभाव भी कहते हैं। तो हमें आज समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है। बहुत आसान सी बात है, एकदम से आपके समझ में आ जाएगा। सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि मान लो मेरे पास एक एटम ए है, एक एटम है ए, एक परमाणु ए है, और एक दूसरा एटम है बी। यानी ये दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट्स के हैं। दोनों एटम अलग अलग एलिमेंट्स के हैं, एक ही तत्व के दोनों परमाणु नहीं हैं। एक एटम ए है और एक एटम बी है, और ये दोनों एटम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं किसी कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। मान लो इनके बीच में कोई कोवलेंट बॉन्ड है, यानी सहसंयोजक बंध है। तो यदि मैं आपको कह दूं कि इन दोनों में से ये जो बी है एटम, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, और ये जो ए है इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ऐसा मैंने कह दिया। तो क्या होगा, आपको पता है कि हमने बताया कि ये जो एलिमेंट है हमारे पास, जो एटम हमारे पास बी है, इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है? इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है और इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है। तो आपको पता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहते हैं जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे अपनी तरफ खींचने की क्षमता। आपको पता है कि इस बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे? 2 इलेक्ट्रॉन होंगे। और एटम ए सोचता है कि उन दोनों इलेक्ट्रॉनों को मैं अपनी तरफ खींच लूं, और ऐसा ही एटम बी करता है कि दोनों इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करता है। तो इन दोनों में से जिसका भी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होगा वो अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींच लेगा। हमने बताया कि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, ए का कम है। तो इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा इस तरफ को सरकेगा। किस तरफ? एटम बी की तरफ। और इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े के सरकने को हम ऐसे ही दिखाते हैं, जैसे मैंने ये रेड कलर का बीच में तीर बनाया है ना, एरो। तो एरो का डायरेक्शन हम बताते हैं कि एरो का डायरेक्शन आपको उस तरफ रखना है जिस तरफ वो वाला एटम है जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच लेता है। तो यदि बी ने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच लिया तो बी के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या डेल नेगेटिव चार्ज, और ए से इलेक्ट्रॉन का जोड़ा दूर गया तो ए के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज या डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इस इफेक्ट को ही हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ये एक परमानेंट इफेक्ट है, यानी आपको हमेशा ही देखने को मिलेगा। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मान लो मेरे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, हाइड्रोजन। ठीक है, थोड़ा नीचे बनाते हैं इस एटम को। मान लो हमारे पास हाइड्रोजन का एक एटम है, और हाइड्रोजन का एटम जुड़ा हुआ है क्लोरीन के एक एटम के साथ, और वो भी कोऑर्डिनेट बॉन्ड से। तो अब आपको पता है कि यदि हाइड्रोजन एटम और क्लोरीन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का कंपैरिजन करें तो आप कहोगे कि सर क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है। और जब क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ को जाएगा, यानी क्लोरीन की तरफ को स्लाइटली डिस्प्लेस हो जाएगा। और जब बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, यानी यहाँ एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होगा ना, इस तरीके से जो हम बनाते हैं ऐसा, जिसे आप कहते हो बीपी या बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्लोरीन की तरफ को डिस्प्लेस होगा, सरकेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा और हाइड्रोजन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, अब आप मान लो मैं यूं कह दूं कि मेरे पास एक कार्बन एटम है और वो जुड़ा हुआ है, मान लो क्लोरीन के साथ ही जुड़ा हुआ है। तो आपको पता है कि कार्बन और क्लोरीन में क्लोरीन ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है, तो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा क्लोरीन की तरफ को सरकेगा, जिसकी वजह से क्लोरीन पर आ जाएगा डेल नेगेटिव चार्ज और कार्बन पर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज।
अब बताओ समझ में आ रही क्या बात? मतलब आपको ध्यान रखना है कि दो एटम हैं और दोनों एटम नॉन आइडेंटिकल हैं, यानी अलग अलग तत्वों के परमाणु हैं और वे आपस में जुड़े हुए हैं कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा। तो कोवलेंट बॉन्ड का जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो उस एटम की तरफ स्लाइटली शिफ्ट हो जाता है या डिस्प्लेस्ड हो जाता है, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी दूसरे एटम से ज्यादा होता है, जिसके कारण जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है उसके ऊपर डेल नेगेटिव यानी आंशिक ऋणावेश आ जाता है या स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है, और जो एटम कम इलेक्ट्रोनेगेटिव है यानी जिससे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन दूर गए हैं उस एटम के ऊपर स्लाइटली पॉजिटिव चार्ज यानी आंशिक धनावेश या डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ठीक है, तो यदि कोई मेरे से पूछेगा कि इंडक्टिव इफेक्ट किसे कहते हैं, तो मैं कहूंगा कि जब दो नॉन आइडेंटिकल एटम्स यानी अलग अलग एलिमेंट्स के एटम्स कोवलेंट बॉन्ड के द्वारा जुड़े हुए हों और कोवलेंट बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ डिस्प्लेस हो जाता है, जिसकी वजह से एक एटम पर स्लाइटली पॉजिटिव जिससे दूर गए होंगे इलेक्ट्रॉन और दूसरे एटम पर स्लाइटली नेगेटिव चार्ज आ जाता है और हमारा वो बॉन्ड हो जाता है पोलर या डाइपोल। तो इस इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट और ये एक परमानेंट इफेक्ट है। ठीक है, चलो अब इसके बारे में पढ़ते हैं। देखो डेफिनेशन क्या है। इंडक्टिव इफेक्ट या प्रेरणिक प्रभाव, यहां हमने एक एटम लिया ए और एक एटम लिया बी, दोनों अलग अलग एलिमेंट के हैं। यदि बी का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बी की तरफ को सरकते हुए दिखाए गए हैं इस तीर के निशान से, जिसके कारण बी के ऊपर आ जाएगा स्लाइटली नेगेटिव चार्ज या डेल नेगेटिव चार्ज और ए के ऊपर आ जाएगा डेल पॉजिटिव चार्ज। तो यहां हमें लिखना है जब कोई कोवलेंट बॉन्ड नॉन आइडेंटिकल एटम्स एग्जांपल H एंड Cl, हाइड्रोजन और क्लोरीन दोनों नॉन आइडेंटिकल एटम हैं, के बीच बनता है तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उस एटम की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाते हैं जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उस एटम की तरफ चला जाएगा, इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा बंध वाले बॉन्ड वाले जो अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। अब उधर यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सरक गया, इसका रिजल्ट यह होता है कि मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज, जिसे हमने डेल नेगेटिव से लिखा है डेल माइनस से, तथा दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। पार्शियल का मतलब है यहाँ आंशिक या स्लाइटली। जैसे यहाँ एक एग्जांपल है, H और Cl के बीच एक कोवलेंट बॉन्ड है। Cl का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से हाई है, इसलिए इलेक्ट्रॉन का पेयर Cl की तरफ को डिस्प्लेस हो जाएगा और Cl पर डेल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, जबकि हाइड्रोजन एटम पर डेल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, इस इफेक्ट को ही इंडक्टिव इफेक्ट कहते हैं। ये ही इंडक्टिव इफेक्ट है कि किसी कोवलेंट बॉन्ड का नॉन आइडेंटिकल एटम्स के बीच में बनना और बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ सरके रहना परमानेंट इफेक्ट है ना। किसी विशेष अवसर पर नहीं सरकेगा, वो तो सरका ही रहेगा, डिस्प्लेस ही रहेगा, जिसकी वजह से हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट पर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाना और दूसरे एलिमेंट पर या दूसरे एटम पर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाना। इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। अब आपको ध्यान रखना है एक चीज कि यह एक परमानेंट इफेक्ट या स्टेबल इफेक्ट है, क्योंकि यह किसी भी पोलर मॉलिक्यूल की नॉर्मल, रिएक्टिव, नॉन रिएक्टिव सभी अवस्थाओं में रहता है। मतलब यदि H और Cl के बीच बॉन्ड बना हुआ है तो उस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ को ही डिस्प्लेस्ड रहेंगे हर टाइम, चाहे वो अपनी नॉर्मल स्टेज में हो, ठीक है, या रिएक्टिव स्टेज में हो या फिर नॉन रिएक्टिव स्टेज में हो, किसी भी अवस्था में हो तो इलेक्ट्रॉन तो सरके ही रहेंगे, डिस्प्लेस्ड ही रहेंगे, इसलिए इसे परमानेंट इफेक्ट कहा या स्टेबल इफेक्ट कहा। तो वैसे इसे स्टेबल डिस्प्लेसमेंट भी कहते हैं, ध्यान रखना। जिस मॉलिक्यूल के एटम्स इसके कारण पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज हो जाते हैं उस मॉलिक्यूल को
डाईपोलर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं, जैसे HCl। अब देखो, यदि आप इस HCl को देखते हो तो आपको पता चलेगा कि HCl हमेशा इसका H एटम पॉजिटिवली चार्ज्ड रहेगा और Cl एटम नेगेटिवली चार्ज्ड रहेगा, तो ये एक डाईपोलर मॉलिक्यूल कहलाएगा। इसे आप HCl को कह सकते हो कि ये एक डाईपोलर मॉलिक्यूल है, या फिर डाईपोलर ना कहो, पोलर कह दो, एक ही तो बात है। या फिर कहो कि ये एक क्या है, पोलर मॉलिक्यूल है। तो यहाँ लिखा हुआ है जिस मॉलिक्यूल के एटम्स इसके कारण पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज्ड हो जाते हैं, उस मॉलिक्यूल को डाईपोलर मॉलिक्यूल या पोलर मॉलिक्यूल कहते हैं। अगली बात, अतः कोवलेंट बॉन्ड में, ध्यान से समझना, ये डेफिनेशन है, ध्यान से समझना। अब तक जो पढ़ा है वो भी डेफिनेशन ही थी, पर इस बात को हम दूसरे तरीके से कहेंगे, ध्यान से समझना। अतः कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर डिस्प्लेस होने से दोनों एटम्स पर पार्शियल चार्ज डेवलप हो जाना इंडक्टिव इफेक्ट कहलाता है। तो इसे हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट। ठीक है, अब हमें समझना है कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। यदि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है, हम तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, ये तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का पहला ही चैप्टर है। तो यदि आपके पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें कार्बन की चेन है एक लंबी, तो उसमें भी आपको थ्रू आउट द चेन इंडक्टिव इफेक्ट देखने को मिलेगा। तो यहाँ लिखा हुआ है इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन चेन के एक सिरे पर यदि Cl एटम जुड़ा है, मान लो कार्बन की चेन है जिसमें 1 2 3 4 कार्बन है और पहले कार्बन से जुड़ा हुआ है Cl एटम, तो यदि आप इस बॉन्ड की बात करते हो तो इस बॉन्ड में कार्बन और Cl में Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, जिसकी वजह से बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन Cl की तरफ को सरक जाता है, डिस्प्लेस हो जाता है, जिसके कारण Cl के ऊपर आ जाता है डेल नेगेटिव चार्ज और पहले कार्बन के ऊपर आ जाता है डेल पॉजिटिव चार्ज। अब यूं बताओ मुझे कि जो पहला कार्बन है इसके ऊपर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव। तो यहाँ जो पहले और दूसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड है, इस बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होंगे जिन्हें आप बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हो। तो वो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो तो नेगेटिव चार्ज है दोनों इलेक्ट्रॉन, तो वे दोनों इलेक्ट्रॉन इस पहले कार्बन C1 के पॉजिटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होंगे। यानी यहाँ जो, यदि आप इस वाले बॉन्ड को देखते हो ना, तो इस बॉन्ड में तो इलेक्ट्रॉन पेयर का या बॉन्ड पेयर का डिस्प्लेसमेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से Cl के ऊपर ज्यादा नेगेटिव चार्ज आ जाता है और C1 यानी पहले कार्बन पर ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ज्यादा का मतलब बहुत ज्यादा नहीं, औरों के कंपैरिजन में यहाँ जितने भी चार्ज दिखाए गए हैं उनके कंपैरिजन में C1 यानी पहले कार्बन पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, और इस पॉजिटिव चार्ज की तरफ इस वाले बॉन्ड के जो दोनों इलेक्ट्रॉन हैं वे अट्रैक्ट होंगे, और अट्रैक्ट होंगे तो वे उनमें भी डिस्प्लेसमेंट होगा। पर यहाँ जो डिस्प्लेसमेंट होगा ना C1 और C2 के बीच वाला जो बॉन्ड है, इसमें जो डिस्प्लेसमेंट होगा वो इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में कम होगा, जिसकी वजह से दूसरे कार्बन पर भी आएगा तो पॉजिटिव चार्ज, पर इस पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पहले कार्बन के ऊपर आने वाले पॉजिटिव चार्ज से कम होगी। तो हम यहाँ कहेंगे कि C2 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आए डेल डेल पॉजिटिव। जितनी बार हम डेल लगाते हैं चार्ज की वैल्यू उतनी ज्यादा घटती है। इसे डेल को कुछ बच्चे डेल्टा भी कहते हैं, आप कह सकते हो डेल्टा, शॉर्ट में कह दो डेल। अब जब इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आया तो अगले वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी इसकी तरफ को डिस्प्लेस होंगे, अट्रैक्ट होंगे, जिसकी वजह से तीसरे कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा और उसमें हमने 3 डेल लिख रखे हैं, डेल 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 पॉजिटिव। यानी यहाँ डिस्प्लेसमेंट दूसरे और तीसरे कार्बन का जो बीच का बॉन्ड है इसमें इलेक्ट्रॉन पेयर का डिस्प्लेसमेंट कम होगा इस वाले बॉन्ड के कंपैरिजन में, एंड द सेम प्रोसेस टेक्स प्लेस इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन थ्रू आउट द चेन। पूरी चेन में ऐसा ही होता रहेगा, ठीक है। पर नॉर्मली ऐसा माना जाता है कि बस दूसरे कार्बन तक ये ज्यादातर देखने को मिलता है इंडक्टिव इफेक्ट, पर इसका असर तो होता है दूर तक ही, पर इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट जो है वो कम होता रहता है और चार्ज घटता रहता है। तो ध्यान रखना
यहाँ हमने पढ़ा कि इंडक्टिव इफेक्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में भी पाया जाता है। एग्जाम्पल, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की कार्बन चेन के एक सिरे पर यदि Cl एटम जुड़ा है तो Cl इलेक्ट्रॉन को थ्रू आउट द चेन खींच लेगा पूरी। ठीक है, यहां समझना है इसमें Cl एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन एटम से हाई होती है। बिल्कुल, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कार्बन से ज्यादा होती है, जिसके कारण बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स C1 व Cl के बीच न रहकर, पहले कार्बन और क्लोरीन के बीच न रहकर Cl एटम की ओर डिस्प्लेस्ड हो जाता है। इलेक्ट्रॉनों का जो जोड़ा है इलेक्ट्रॉन पेयर वो Cl की तरफ को सरक जाएगा, जिसके कारण Cl एटम पर डेल नेगेटिव तथा पहले कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ एक बात समझनी है, ऊपर मैंने आपको वैसे समझा दिया, यहाँ देखो चूंकि पहले कार्बन पर डेल पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाता है, इसलिए पहले और दूसरे कार्बन के बीच वाला बॉन्ड पेयर पहले कार्बन की ओर डिस्प्लेस्ड होता है। यानी पहले कार्बन के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज आया उसके कारण जो पहले और दूसरे कार्बन के बीच का बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा पहले कार्बन की तरफ को सरक जाएगा, जिसके कारण दूसरे कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज डेल डेल पॉजिटिव डेवलप होता है। पर इसकी वैल्यू तो कम होगी, ये तो पता आपको, बट दूसरे कार्बन के पॉजिटिव चार्ज की वैल्यू पहले कार्बन के पॉजिटिव चार्ज से कम होती है। इसी प्रकार तीसरे और चौथे कार्बन पर भी पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक है, यह इफेक्ट इसी प्रकार पूरी कार्बन चेन में ट्रांसमिट होता है, यानी इसका संचरण थ्रू आउट द चेन होगा। इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट, कोवेलेंट बॉन्ड जितने भी आएंगे, और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू लगातार घटती रहेगी, जिसकी वजह से कार्बन एटम्स के ऊपर आने वाले चार्ज की वैल्यू भी लगातार घटती रहेगी। बट जैसे जैसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से कार्बन एटम की दूरी बढ़ती जाती है, यह इफेक्ट कम होता जाता है। समझ रहे ना, जितना आप क्लोरीन एटम से दूर चलोगे उतना इफेक्ट घटेगा। अब ये बात समझ लो, जनरली इस इफेक्ट को दूसरे कार्बन तक ही माना जाता है। मतलब जो देखने में आएगा, जिसे आप महसूस कर सकते हो इंस्ट्रूमेंट से, वो दूसरे कार्बन तक आप चार्ज महसूस करोगे कि दूसरा कार्बन, एक तो पहला कार्बन है जो Cl से जुड़ा हुआ है, दूसरे कार्बन तक मोस्टली ये इफेक्ट बहुत बढ़िया तरीके से देखने को मिलता है। उसके बाद डिस्प्लेसमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज डेवलप ऑन द कार्बन एटम की वैल्यू इतनी घट जाती है कि उसे हम इजीली रिजेंबल नहीं कर सकते। समझ रहे हैं ना आप? तो ध्यान रखना कि जनरली इस इफेक्ट को दूसरे कार्बन तक ही माना जाता है। अब एक बात और ध्यान रखनी है आपको, हालांकि ये सारी बातें मैंने समझा दी आपको पहले ही। इंडक्टिव इफेक्ट को ऐसे निशान से, बॉन्ड और तीर का निशान, तीर का निशान किस तरफ लगेगा एरो का? जिस तरफ हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होगा। ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को इस वाले निशान से डिनोट करते हैं जिसमें एरो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की ओर होता है। ठीक है, जैसे यहां देख लो आप एक एग्जांपल, हमारे पास है एन ब्यूटाइल क्लोराइड, 4 कार्बन हैं सीधी श्रृंखला वाले, नॉर्मल चेन वाले, इसलिए एन ब्यूटाइल लिखा है और Cl एटम जुड़ा है। आपको पता है इलेक्ट्रॉन यहाँ क्लोरीन की तरफ सरकेंगे, यहाँ पहले कार्बन की तरफ, यहाँ दूसरे के, यहाँ तीसरे के, और जैसे जैसे आप क्लोरीन से दूर जाएगा कार्बन एटम, उसके ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज होगा उसकी वैल्यू घटती रहेगी। डेल की बढ़ती हुई संख्या, देखो यहाँ एक डेल है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है। ठीक है, डेल की बढ़ती हुई संख्या चार्ज की घटती हुई इंटेंसिटी को रिप्रेजेंट करती है। यानी डेल को जितनी बार आपने लिख रखा है चार्ज की वैल्यू उतनी घट रही, समझ जाओ। ठीक है, अच्छा, किसी ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस यानी निर्देश माना गया है। मतलब आप हाइड्रोजन बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को खींचने के लिए एक फोर्स लगाता है। जो भी ग्रुप हाइड्रोजन से ज्यादा फोर्स लगाएगा इलेक्ट्रॉन्स को खींचने के लिए, हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा लगाएगा। जैसे हाइड्रोजन और क्लोरीन का मुकाबला करा दिया, हाइड्रोजन और क्लोरीन को कोवेलेंट बॉन्ड से जोड़ के तो आप मुकाबला कराओगे दोनों का, तो बताओ हाइड्रोजन अपनी तरफ को इलेक्ट्रॉन खींच लेगा या क्लोरीन? आप कहोगे कि सर सबसे पहले तो आपने यही एग्जांपल समझाया था, क्लोरीन इलेक्ट्रॉन के जोड़े को अपनी तरफ खींच लेगा, हाइड्रोजन नहीं खींच पाएगा। तो जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है
उसकी खींचने की क्षमता, अट्रैक्ट करने की क्षमता कितनी है हाइड्रोजन के कंपैरिजन में। हम हर एक की तुलना हाइड्रोजन से करेंगे। जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन के जोड़े को हाइड्रोजन से ज्यादा खींचने की क्षमता है, उन सबको हम कहेंगे माइनस आई ग्रुप। वे सारे नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाते हैं। और जो हाइड्रोजन के कंपैरिजन में इलेक्ट्रॉन के जोड़े को कम खींचता है, उसे हम कहेंगे पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप या प्लस आई ग्रुप। ध्यान रखना इस चीज को। तो आपने रेफरेंस किसका लिया? हाइड्रोजन एटम का। किसी ग्रुप के इंडक्टिव इफेक्ट का पता लगाने के लिए हाइड्रोजन को रेफरेंस या निर्देश माना गया है। यदि कोई ग्रुप या एटम हाइड्रोजन की तुलना में, यानी हाइड्रोजन के कंपैरिजन में बॉन्ड पेयर को अधिक अट्रैक्ट करता है, यानी हाइड्रोजन से ज्यादा अट्रैक्ट करता है, जैसे Cl, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से अधिक होती है। भाई, जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होगा वो ही तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा। दोनों बातों में से कुछ भी लिख दो चाहे, या तो यूं लिख दो कि जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करता है, या फिर यूं लिख दो जिसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट नेगेटिव होता है। तो उसके इंडक्टिव इफेक्ट को कहते हैं कि ये दिखा रहा नेगेटिव इंडक्टिव इफेक्ट, जिसे माइनस आई इफेक्ट कहते हैं। समझ गए ना? माइनस आई इफेक्ट कौन दिखाएगा? जिसका बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने का पावर हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा है, हाइड्रोजन से ज्यादा है। और यदि यदि कोई ग्रुप या एटम हाइड्रोजन की तुलना में बॉन्ड पेयर को कम अट्रैक्ट करता है, या उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम होती है, तो उसका इंडक्टिव इफेक्ट पॉजिटिव होता है, जिसे प्लस आई इफेक्ट कहते हैं। ऐसे एटम्स या ग्रुप को ई नेगेटिव डोनर, इलेक्ट्रॉन डोनर भी कहा जाता है। तो इलेक्ट्रॉन डोनर यूं कह रहे कि जब उन्हें हाइड्रोजन के मुकाबला उनसे कराया तो हाइड्रोजन ने खींच लिए इलेक्ट्रॉन, और जब हाइड्रोजन ने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो इसका मतलब वे तो हाइड्रोजन के साथ जब खड़े हुए तो वे, उनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो हाइड्रोजन से कम है, या उनकी तो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की पावर हाइड्रोजन से कम है, वे तो और हाइड्रोजन की तरफ को दे रहे इलेक्ट्रॉन, इसलिए हम उन्हें कहते हैं इलेक्ट्रॉन डोनर। क्या कहते हैं? इलेक्ट्रॉन डोनर। जैसे यहाँ कुछ ग्रुप्स लिखे हुए, ध्यान से समझना इन ग्रुप्स को, इनमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं। माइनस आई ग्रुप सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट दिखाता है NO2 ग्रुप। यानी NO2 एक ऐसा ग्रुप है जो बहुत तेजी से BP को अपनी तरफ खींच लेता है, बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींच लेता है। फिर फ्लोरीन है, उससे कम Cl, फिर Br, फिर I, फिर OH, फिर OCH3 यानी मिथॉक्सी, फिर C6H5 यानी फिनाइल ग्रुप, और फिर हाइड्रोजन। यानी इसके बाद हाइड्रोजन आ रहा है, और हाइड्रोजन से भी कमजोर फिर ये आ गया। देखो यहाँ हाइड्रोजन से कमजोर कौन आया? ये। और इससे भी ज्यादा कमजोर ये है। ये सारे कौन से ग्रुप हैं? ये सारे ये प्लस आई ग्रुप हैं, ऊपर वाले माइनस आई ग्रुप हैं। ध्यान रखोगे, ऊपर वाले माइनस आई ग्रुप और नीचे वाले प्लस आई ग्रुप, ये सारे प्लस आई इफेक्ट दिखाते हैं। आपको यहाँ एक बात समझनी है, देखो मैं बता रहा हूं, मतलब माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा, यानी ये इलेक्ट्रॉनों को, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को सबसे ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, और प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा होगा। मतलब कहने की बात यह है कि ये इलेक्ट्रॉनों को सबसे ज्यादा फोर्स से धक्का देगा, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन होंगे इस वाले बॉन्ड में, ठीक है, उससे कम ये, उससे कम ये, और सबसे कम ये। तो यदि आप चाहते हो कि इन दोनों को जोड़ दें, एक साथ बना दें, तो इन्हें एक साथ बनाने का तरीका यह है कि H के बाद मुझे लिखना पड़ेगा इसे CH3 को, मिथाइल को, और मिथाइल के बाद मुझे लिखना पड़ेगा फिर इसे इथाइल को, और फिर आइसोप्रोपाइल को, और फिर टर्सरी ब्यूटाइल को। यानी ये हमने तो यहाँ माइनस और प्लस आई और माइनस आई के हिसाब से लिख रखा है ना। माइनस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है, यानी इलेक्ट्रॉनों को खींचने का इफेक्ट, और प्लस आई इफेक्ट इसका सबसे ज्यादा है टर्सरी ब्यूटाइल का, यानी इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने का इफेक्ट। समझ रहे? ध्यान रखना, ठीक है। इसका रीजन है एक, मैं एक्सप्लेन करूंगा आगे, वैसे चलो थोड़ा सा बता देता हूं यहाँ, क्योंकि ये जो CH3 ग्रुप है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, डोनर है, और ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है, ये भी इलेक्ट्रॉन डोनर है।
तो यहाँ इसका इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जो यहाँ इस बॉन्ड में जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा वो तो दूर ही भागेगा इससे। तो यहाँ तो तीन तीन हैं जो डोनर हैं, तो तीन मिलके काम कर रहे हैं, और आपको पता एकता में शक्ति होती है। और यहाँ दो ही हैं ऐसे जो इसकी हेल्प कर रहे, और यहाँ एक ही है जो इसकी हेल्प कर रहा, और यहाँ कोई भी नहीं है जो इसकी हेल्प करेगा। तो ये तो सब इलेक्ट्रॉन डोनर हैं, ठीक है। जो एल्काइल ग्रुप हमने बनाए ये सारे डोनर हैं। ये टर्सरी ब्यूटाइल है, आइसोप्रोपाइल है, इथाइल है, और ये मिथाइल है, ये सब डोनर हैं। पर इनमें सबसे ज्यादा खतरनाक डोनर ये है जो इस वाले बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को देने को तैयार है हरदम, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट पॉइंट की, अपनी इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट। मतलब आपको पता चल गया ना इंडक्टिव इफेक्ट क्या है। देखो हमने सीख लिया, इन तीन एग्जाम्पल को देखो, चलो इन तीन को छोड़ो, इंडक्टिव इफेक्ट को यहां से देखो। चलो ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, और यहां जुड़ा हुआ है कोई हेलोजन। हेलोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन इधर को खींचेंगे, इधर को खींचेंगे, इधर को खींचेंगे, इधर को खींचेंगे, जिसकी वजह से डेल नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर डेल पॉजिटिव आएगा, इसके ऊपर थोड़ा सा कम पॉजिटिव, डेल डेल पॉजिटिव, इसके ऊपर और भी कम पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव, और इसके ऊपर और भी कम पॉजिटिव, डेल 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 पॉजिटिव। तो यहाँ जो इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है ना, मुख्य रूप से यहाँ इस जगह को देखो, मुख्य रूप से आप यहाँ जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डिस्प्लेसमेंट हुआ है टुवर्ड्स द हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, इस डिस्प्लेसमेंट की वजह से इस बॉन्ड के ऊपर चार्ज आए पॉजिटिव और नेगेटिव, और इस पूरे इफेक्ट को हम कहते हैं इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। इंडक्टिव इफेक्ट में बताया हमने दो तरह का होता है, प्लस आई और माइनस आई। माइनस आई वो है जो ग्रुप इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को हाइड्रोजन के कंपैरिजन में ज्यादा फोर्स से अट्रैक्ट करते हैं, और जो कम फोर्स से अट्रैक्ट करेंगे वे प्लस आई हैं, यानी उनकी आदत इलेक्ट्रॉनों को खींचने की नहीं, धक्का देने की है। अब आ जाओ आप इंपॉर्टेंस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट के पहले इंपॉर्टेंस पे, स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, इसके ऊपर बहुत क्वेश्चन आता है एग्जाम में। मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड के स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कराते हैं। आपको पता है ना कार्बोक्सिलिक एसिड कैसा होता है, ऐसा RCOOH, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। और इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो RC डबल बॉन्ड O और सिंगल बॉन्ड O और यहाँ H, ये होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन करना है। अब मुझे एक बात बता दो आप कि ये वाला जो बॉन्ड देख रहे हैं ना आप, ये वाला जो मैं रेड कलर से बना रहा हूं, इस बॉन्ड का टूटना मतलब हमें इस बॉन्ड को तोड़ना है। जैसे ही ये बॉन्ड टूटेगा H पॉजिटिव यहां से अलग होके भाग जाएगा बाहर। तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड जितनी आसानी से अपने H पॉजिटिव को रिलीज करेगा, जितनी आसानी से अपने इस H पॉजिटिव को छोड़ देगा, हम कहेंगे कि वो कार्बोक्सिलिक एसिड उतना स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्योंकि आपको पता है एसिडिक करेक्टर का मतलब H पॉजिटिव आयन को रिलीज करने की टेंडेंसी। कोई भी मॉलिक्यूल या कोई भी स्पीसीज जितना इजीली अपने H पॉजिटिव आयन को यानी प्रोटॉन को रिलीज कर देता है, हम कहते हैं कि वो एसिड उतना अच्छा एसिड है। ऐसा ही तो कहते हैं हम। तो यहाँ आपको एक बात समझाता हूं मैं, फिर सारी बात समझ में आ जाएगी। ये कार्बोक्सिलिक एसिड हमने यहाँ बनाया, आपको इसमें देखना है कि जो इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है वो यदि इस तरफ को जा रहा, यानी इलेक्ट्रॉन का जोड़े को धक्का दे दिया गया H की तरफ, तो H तो बेटे पता क्या चाहता है, H मैं बताता हूं क्या चाहता है। H चाहता है, ध्यान से समझना H क्या चाहता है, कि ये जो बॉन्ड है ना, ये जो बॉन्ड है उसका इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ को रहे। और यदि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ को रहेगा तो बॉन्ड यहां से टूटेगा, और जब बॉन्ड यहां से टूटेगा तभी तो ये H पॉजिटिव बन के बाहर निकलेगा। यानी आप इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जितना ऑक्सीजन की तरफ को खींच के रखोगे उतना ही H पॉजिटिव का यहां से निकल के भागना आसान होगा, और H पॉजिटिव जितना इजीली निकल के भागेगा इधर से
उतना ही हम कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। बताओ समझ में आ रही क्या बात? अब यदि ऐसा कर दिया जाए, देखो जरा ध्यान से देखना, ये बॉन्ड है और ये H है। हम कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा किसी ने इधर को धक्का दे दिया। मान लो कोई ग्रुप, जैसे ये R है, ये कोई ऐसा ग्रुप है जो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला डोनर है, तो वो इलेक्ट्रॉन का धक्का दे दे के इधर पहुंचा देगा। और जब इलेक्ट्रॉन पहुंच गए H की तरफ, तो फिर तो इस तरह टूटेगा बॉन्ड, और इस तरह टूटेगा तो फिर H नेगेटिव बन के थोड़ा ही निकलेगा। H तो नेगेटिव बन के नॉर्मली निकलता ही नहीं है, H तो पॉजिटिव बन के निकलता है, अपने इलेक्ट्रॉन को छोड़कर निकलता है। और यदि यहां से H पॉजिटिव निकलता है तभी तो हम कहेंगे कि इसने एसिडिक करैक्टर अपना दिखाया। समझ में आ रही ना बात? तो मतलब H पॉजिटिव जितनी आसानी से कार्बोक्सिलिक एसिड में से निकलेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड उतना एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़िया दिखाएगा, उतना बढ़िया एसिड होगा वो। और उसके लिए कंडीशन ये है कि हमारा जो इलेक्ट्रॉन का ये जोड़ा है, ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ होना चाहिए? ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होना चाहिए ऑक्सीजन की तरफ, इधर से इधर। तो कोई ऐसा ग्रुप लगाओ, यहाँ कोई ऐसा ग्रुप लगाओ जो इलेक्ट्रॉनों को खींचता हो अपनी तरफ। जो भी इलेक्ट्रॉनों को खींचने वाले ग्रुप है उन्हें आप कहते हो -I ग्रुप। तो यदि यहाँ R के जगह, कार्बोक्सिलिक एसिड में R के जगह, इस R के जगह कोई -I ग्रुप आ जाएगा ना, तो वो बिल्कुल इस काम में हेल्प करेगा, इस वाले काम में। क्या हेल्प करेगा? इलेक्ट्रॉनों के जोड़े को ऑक्सीजन की तरफ को रखेगा, जिससे H पॉजिटिव का रिलीज होना इजी हो जाएगा। समझ रहे आप? और यदि कोई आपने ऐसा ग्रुप अटैच कर दिया +I इफेक्ट वाला, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर धकेलता है, तो वो तो इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को H की तरफ रखेगा, जिसकी वजह से H पॉजिटिव का यहाँ से निकल के भागना मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से एसिडिक स्ट्रेंथ या एसिडिक करैक्टर नहीं शो होगा। ठीक है, ध्यान रखोगे इस बात का। तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स की एसिडिक स्ट्रेंथ हमें इसी के बेस पे स्टडी करनी है। देखो ये कार्बोक्सिलिक एसिड है, और कार्बोक्सिलिक एसिड में हमें इस बॉन्ड पर फोकस करना है। ये बॉन्ड में हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिजन होता है, विषम विदलन या विषमांगी विदलन, कुछ भी कह दो। और इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन के पास जाते हैं, जिससे बनता है RCOO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। ये H पॉजिटिव जितनी आसानी से मिलेगा हमें, या ये कार्बोक्सिलिक एसिड इस H पॉजिटिव को जितना इजीली रिलीज करेगा, हम कहेंगे कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है। ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक, कार्बोक्सिलिक एसिड एसिडिक नेचर दिखाते हैं क्योंकि ये H पॉजिटिव आयन को रिलीज करते हैं। भाई एसिड की पहली डेफिनेशन तो यही थी कि जो H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है उसे एसिड कहते हैं, जो आर्हेनियस ने बताई थी। पता है ना आपको? अब देखो, कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जितना इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाती है। बताओ समझ में आई क्या बात? कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड H पॉजिटिव आयन को जितना इजीली रिलीज करेगा, जितना आसानी से उसे छोड़ देगा, उसे त्याग देगा, समझो वो उतना ही स्ट्रॉन्ग एसिड है, या उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही अच्छी है, या उतनी ही ज्यादा है। तो कोई कार्बोक्सिलिक एसिड जितना इजीली H पॉजिटिव आयन को रिलीज करता है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी बढ़ जाती है या उतनी ही ज्यादा होती है, ऐसा भी आप कह सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड में OH का बॉन्ड पेयर, यानी ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो दो इलेक्ट्रॉन मैंने बनाए थे, उसे बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं ना। कार्बोक्सिलिक एसिड में O बॉन्ड H, OH बॉन्ड का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि ऑक्सीजन एटम की ओर होता है, यानी यहां ऑक्सीजन की तरफ, ऑक्सीजन एटम की ओर होता है, तो H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज होकर जा सकता है, क्योंकि बॉन्ड तो बेटे यहां से फिजन होना बॉन्ड का, फिर तो H पॉजिटिव बन के चला ही जाएगा वो, कोई दिक्कत ही नहीं है। अभी मैंने इस बात को आपको समझाया ही है कि इस बॉन्ड के बीच में, ये जो बीच में बॉन्ड है ऑक्सीजन हाइड्रोजन का, इसमें जो बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है उसे किसकी तरफ होना चाहिए? ऑक्सीजन की तरफ, जिससे H पॉजिटिव इजीली रिलीज होकर चला जा। और ये जो कार्बोक्सिलिक एसिड में जिसमें भी है, वो कार्बोक्सिलिक एसिड कहा जाए कि बहुत बढ़िया एसिड है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड में OH का बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यदि ऑक्सीजन एटम की ओर होता है, तो H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज होकर जा सकता है। बट यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में O बॉन्ड H का बॉन्ड पेयर यदि
H एटम की ओर हो, यदि ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ हो, हाइड्रोजन की तरफ, यहाँ हाइड्रोजन की तरफ किसी ने धकेल दिया इसे जबरदस्ती, तो H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज होकर नहीं जा सकता है। तो मुझे एक बात बताओ, कहाँ होना चाहिए इस इलेक्ट्रॉन के जोड़े को, ऑक्सीजन की तरफ को होना चाहिए या हाइड्रोजन की तरफ को? प्रकृति नेचर तो कहती है ऑक्सीजन की तरफ को आना चाहिए, बिकॉज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ ऑक्सीजन इज मच हायर देन हाइड्रोजन। तो नॉर्मली तो ऑक्सीजन की तरफ को ही होना चाहिए ये इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, किसी ने जबरदस्ती से हाइड्रोजन की तरफ कर दिया, तो एसिडिक स्ट्रेंथ को उसने घटाया ही, और कुछ नहीं करा उसने, जिसने भी इसे धक्का दिया हाइड्रोजन की तरफ। इसलिए कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH में यदि R के स्थान पर कोई प्लस आई ग्रुप हो, प्लस आई ग्रुप का मतलब इलेक्ट्रॉनों को धक्का देने वाला, तो वह OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर को हाइड्रोजन एटम की ओर रिपेल कर देता है, यानी प्रतिकर्षित कर देता है अपने से दूर, इलेक्ट्रॉन के जोड़ों को लगातार धक्का देता चला जाएगा, और अल्टीमेटली क्या होगा कि वो जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच का बॉन्ड है उसमें इलेक्ट्रॉन का जोड़ा कहाँ पहुंच जाएगा, हाइड्रोजन की तरफ। ठीक है, जिसके कारण H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज नहीं हो पाता, अतः कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया था। तो ध्यान रखना, RCOOH में जो R की जगह कोई प्लस आई ग्रुप आ गया ना, जैसे R तो अपने आप ही प्लस आई ग्रुप होता है, प्लस आई ग्रुप आ गया, तो प्लस आई ग्रुप क्या करेगा, अपने से इलेक्ट्रॉनों को धक्का देना शुरू करेगा, और बीच में जितने भी बॉन्ड आएंगे सबके इलेक्ट्रॉन्स को धकेलना शुरू कर देगा। अल्टीमेटली लास्ट में उसे बॉन्ड मिलेगा ऑक्सीजन और सबसे लास्ट में हाइड्रोजन। उस ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके इलेक्ट्रॉन के जोड़े को भी हाइड्रोजन की तरफ को धकेल देगा, और हाइड्रोजन के पास, बेचारे के पास 2 इलेक्ट्रॉन पहुंच जाएंगे, और वो दुखी होगा क्योंकि वो H पॉजिटिव बन के अब आसानी से निकल नहीं सकता बाहर। तो हमारा जो पूरा कार्बोक्सिलिक एसिड है वो H पॉजिटिव आयन को रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए इजीली रिलीज नहीं कर सकता, इसलिए उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाती है। इसलिए हम कहते हैं कि प्लस आई ग्रुप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है। ठीक है, अब यदि इसका उल्टा हो जाए, इसका उल्टा भी बिल्कुल सही है, बट यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में R के स्थान पर कोई माइनस आई ग्रुप हो, तो वह OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन एटम की ओर या हाइड्रोजन एटम से दूर रखता है। यदि कोई माइनस आई ग्रुप आया ना, तो उसका काम तो इलेक्ट्रॉनों को खींचना है अपनी तरफ, और जब वो इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा तो दूर तक खींचता चला जाएगा उसे, और लास्ट में उसे बॉन्ड मिलेगा ऑक्सीजन और उसके लास्ट में हाइड्रोजन। ऑक्सीजन हाइड्रोजन के बीच का जो कोवलेंट बॉन्ड है उसके दोनों इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेगा कि इधर को आ जाओ, ऑक्सीजन की तरफ मिल जाओ, और जब इलेक्ट्रॉनों का जोड़ा ऑक्सीजन की तरफ को मिलेगा तो H पॉजिटिव आयन टूट के आसानी से वहां से भाग सकता है, और यदि वो आसानी से वहां से भाग गया तो H पॉजिटिव आयन जिसमें से आसानी से भाग गया वो एसिड तो फिर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा ही, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ तो ज्यादा होगी फिर। तो यूं कहा कि बट यदि कार्बोक्सिलिक एसिड में R के स्थान पर कोई माइनस आई ग्रुप हो, तो वह OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर को ऑक्सीजन एटम की ओर या हाइड्रोजन एटम से दूर रखता है, जिसके कारण H पॉजिटिव आयन इजीली रिलीज हो जाता है, अतः कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो सीधी सी बात है कि आप एसिडिक स्ट्रेंथ यदि प्लस आई ग्रुप लगा दिया तो घट जाएगी, और माइनस आई लगा दिया तो बढ़ जाएगी। रीजन यहाँ हमने एक्सप्लेन कर दिया क्यों। जैसे एग्जांपल लगाओ, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड एंड एसिटिक एसिड। देखो ये तो फॉर्मिक एसिड है HCOOH, ये एसिटिक एसिड है CH3COOH। अब इन दोनों का कंपैरिजन कर रहे, चलो यूं बताओ, यहाँ तो H अटैच है और यहाँ है अटैच CH3, देख लो जरा ध्यान से, H और CH3। अब आपको पता है इस चीज का कि H तो जो है ये तो रेफरेंस है, इससे तो कोई मतलब ही नहीं, हमें तो रेफरेंस होता है, यूं समझ लो, ना तो इसे इलेक्ट्रॉन खींचने ना तो देने। पर CH3 तो पता है आपको, ये तो प्लस आई इफेक्ट दिखाता है। कौन सा इफेक्ट? प्लस आई। और जब प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा, इधर धक्का देगा। बताओ इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन की तरफ नहीं चला जाएगा क्या? और जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा हाइड्रोजन की तरफ को गया है, तो H पॉजिटिव आयन का यहां से निकलना ही मुश्किल हो जाएगा।
और H पॉजिटिव आयन यहां से नहीं निकलेगा तो क्या होगा, एसिडिक स्ट्रेंथ इसकी कम होगी। तो यदि हम एसिटिक एसिड और फॉर्मिक एसिड का कंपैरिजन करते हैं तो बेटे फॉर्मिक एसिड ज्यादा स्ट्रांग होता है, एसिटिक एसिड होता है वीक एसिड। ठीक है, फॉर्मिक एसिड स्ट्रांग एसिड है, फॉर्मिक एसिड को हम खा नहीं सकते, इतना स्ट्रांग है। एसिटिक एसिड को तो हम खाते ही हैं, सिरका, एसिटिक एसिड सिरका ही तो है। बताओ, सिरके का तो अचार भी डाल रहे लोग, सिरके को तो चाउमीन में भी खा रहे लोग, तो सिरके को तो हम खाते ही हैं, एसिटिक एसिड को तो हम खाते ही हैं। तो एसिटिक मतलब एग्जाम में इस तरह का क्वेश्चन आता है कि फॉर्मिक एसिड और एसिटिक एसिड इन दोनों में से वीक एसिड कौन सा है। तो बच्चे यहाँ कार्बन गिनने बैठ जाएंगे, एक और एक दो, एक, इसमें 2 कार्बन है यार, ये स्ट्रांग होगा नहीं। आप यूं देखो, आपका ध्यान सिर्फ इधर होना चाहिए, ये जो ग्रुप है ना COOH, इसके अलावा जो है उस पर ध्यान होना चाहिए। यहाँ कौन जुड़ा हुआ है, CH3 और यहाँ H है। S तो न्यूट्रल है ऐसा समझ लो, ना तो प्लस आई ना तो माइनस आई, पर CH3 तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, यानी प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, इलेक्ट्रॉनों को इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया, इधर धक्का दिया, और इलेक्ट्रॉन जाके सिर पे रख दिया हाइड्रोजन के, कि भाग कहाँ भागेगा तू। अब हाइड्रोजन कहाँ भाग के जाएगा बेचारा, जब सारा बोझ उसके सिर पे ही आ गया। जिम्मेदारियां इतनी आ गई, घर छोड़ के जा ही नहीं सकता, उन जिम्मेदारियों को पूरा करने में ही लगा रहेगा। और जब वो H पॉजिटिव आयन रिलीज नहीं होगा तो एसिटिक एसिड से पहले तो ये वाला H पॉजिटिव आयन भाग जाएगा फॉर्मिक एसिड का यहाँ से। तो जिसने जितनी आसानी से H पॉजिटिव छोड़ दिया वो उतना बढ़िया एसिड है, उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ उतनी ही क्या है, ज्यादा है। ठीक है, तो यहाँ लिखा हुआ है, देखो इस बात को, क्योंकि एसिटिक एसिड में मिथाइल प्रेजेंट होता है, ये मिथाइल ग्रुप CH3 वाला मिथाइल प्रेजेंट होता है, जो एक प्लस आई इफेक्ट दिखाने वाला ग्रुप है, जो OH बॉन्ड के बॉन्ड पेयर को हाइड्रोजन एटम की ओर डिस्प्लेस कर देता है। अतः H पॉजिटिव आयन की रिलीज होने की टेंडेंसी घट जाती है, इसलिए एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ फॉर्मिक एसिड से कम होती है। फॉर्मिक एसिड ज्यादा खतरनाक है, एसिटिक एसिड इतना खतरनाक नहीं है। नहीं तो चाउमीन वाले क्यों डालते, फॉर्मिक एसिड डाल दिया करते कि लाओ तुम्हारी सारी खाज मिटा दूं अच्छे वाली, जितनी भी आपको भूख प्यास खाज खुजली जितनी भी है सारी मिटा दूंगा, फॉर्मिक एसिड डाल दूंगा। ठीक है, तो फॉर्मिक एसिड वाली चाउमीन खा ली ना, तो यूं समझ लो हमारे पितरों तक की भूख प्यास खाज खुजली मिट जाएगी सारी, पितरों तक की। इतना खतरनाक है फॉर्मिक एसिड। ठीक है, चलो अगला एग्जांपल देखते हैं। एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ फॉर्मिक एसिड, एसिटिक एसिड एंड प्रोपियोनिक एसिड। प्रोपियोनिक एसिड कहते हैं 3 कार्बन वाले कार्बोक्सिलिक एसिड को। ठीक है, अब इन दोनों का तो कंपैरिजन हमने करा ही था। ये तो हमारे पास फॉर्मिक एसिड है जिसमें H जुड़ा हुआ है, ये हमारे पास एसिटिक एसिड है जिसमें CH3 जुड़ा हुआ है। अब ये आ गया प्रोपियोनिक एसिड जिसमें C2H5 जुड़ा हुआ है, देखो C2H5 है, C2H5 है ना, C2H5। तो यदि इन तीनों का कंपैरिजन करोगे तो आपको पता है कि H तो न्यूट्रल है, ना तो इसे खींचने ना तो इसे धक्का देना इलेक्ट्रॉनों को, पर CH3 तो प्लस आई इफेक्ट दिखाएगा, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन के इस जोड़े को भी धक्का देगा, इस जोड़े को भी धक्का देगा, और इसे धक्का देके इलेक्ट्रॉन के जोड़े को यहाँ बिठा देगा इसके सिर पे। भाग कहाँ भागेगा बेचारा, भाग ही नहीं सकता, H पॉजिटिव नहीं भाग सकता, तो एसिडिक करेक्टर दिखा नहीं सकता। एसिडिक करेक्टर नहीं दिखाएगा तो हम कहेंगे कि फॉर्मिक एसिड से तो वीक ही है एसिटिक एसिड, इसकी एसिटिक एसिड की स्ट्रेंथ जो है वो कम है फॉर्मिक एसिड से। अब यदि इससे अगले पे जाओ तो अगले में तो C2H5 बैठा हुआ वही, उससे भी खतरनाक, इसका तो प्लस आई इफेक्ट उससे भी ज्यादा है। तो इस वाले इलेक्ट्रॉन के जोड़े को इधर को धक्का दिया, इसे धक्का दिया, इसे धक्का दिया, इसे धक्का दिया, यहाँ तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े बिल्कुल सिर पे ही आगे बैठ गए इसके। जब इलेक्ट्रॉन का जोड़ा सिर पे आगे बैठ गया तो इसका तो छोड़ के जाना एसिटिक एसिड के H पॉजिटिव आयन से भी मुश्किल हो गया, उसकी तुलना पे बहुत मुश्किल हो गया। तो प्रोपियोनिक एसिड एसिटिक एसिड से भी वीक एसिड है। ठीक है, समझ में आ रही बात, इससे भी वीक एसिड है, इसका टेस्ट तो आपको खट्टा ही नहीं लगने का। ठीक है, मतलब आप सोचोगे जी इससे भी वीक है तो इसे डाल लिया करेंगे चाउमीन में, नहीं, मजा ही नहीं आने का बिल्कुल भी।
तो फॉर्मिक एसिड सबसे स्ट्रॉन्ग, उससे वीक एसिटिक एसिड, उससे भी वीक प्रोपियोनिक एसिड। पता चल गया आपको क्यों? इसलिए बिकॉज प्लस आई इफेक्ट ऑर्डर, प्लस आई इफेक्ट C2H5 का ज्यादा है, उससे कम CH3 का, और H का सबसे ही कम है। इसका प्लस आई इफेक्ट ज्यादा है, इसलिए इसने एसिडिक स्ट्रेंथ घटा दी। इसका प्लस आई इफेक्ट थोड़ा कम है, इसका बिल्कुल ही कम है। ठीक है, अभी हमने पढ़ा था कि जितने भी आप प्लस आई ग्रुप को जोड़ोगे उतना ही एसिडिक स्ट्रेंथ को आप घटा दोगे, क्योंकि प्लस आई ग्रुप इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ से धकेलना शुरू कर देता है, एच एटम तक धक्के मारता चला जाता है, एच एटम तक, हाइड्रोजन एटम तक। और हाइड्रोजन एटम के पास जब बॉन्ड पेयर पहुंचता है वो परेशान हो ही जाता है, वो छोड़ के भाग ही नहीं सकता फिर। अब देखो नेक्स्ट एक और एग्जांपल, एसिडिक स्ट्रेंथ ऑफ एसिटिक एसिड, मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड एंड ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। देखो ये तो एसिटिक एसिड है, इसमें आप देख रहे होंगे इसे देख रहे CH3 को, ठीक है। देखो ये CH3 है और इसमें Cl आ गया देखो, और इसमें आ गया Cl3। अब आप देख लेना ध्यान से, ये तो है एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड में जो मिथाइल ग्रुप है वो तो इलेक्ट्रॉनों को धक्का देगा धक्का देगा धक्का देगा और यहाँ पहुंचा देगा, जिसकी वजह से इस H पॉजिटिव का यहाँ से निकलना मुश्किल हो जाएगा। एसिडिक स्ट्रेंथ घट गई, एसिटिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ बहुत कम होती है, ठीक है, मतलब अम्लीय प्रबलता कम होती है, एसिडिक स्ट्रेंथ कम होती है। अब आ जाओ इस पे, यहाँ जो Cl है आपका, ये Cl माइनस आई इफेक्ट दिखाता है, यहाँ तो इसने प्लस आई इफेक्ट दिखाया था CH3, ये दिखाता है माइनस आई इफेक्ट। इलेक्ट्रॉन के जोड़े को खींच लिया खींच लिया खींच लिया खींच लिया, इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ऑक्सीजन की तरफ को खींच लिया, और जब इलेक्ट्रॉन के जोड़े को ऑक्सीजन की तरफ को खींच लिया तो H पॉजिटिव की आ गई बल्ले बल्ले, या यहाँ से भागेगा बिल्कुल, लो भाई जिम्मेदारी तुम संभाल लो मैं चल रहा, तो H पॉजिटिव यहाँ से निकल के भाग जाएगा आसानी से। और यदि ये यहाँ से निकल के भाग गया तो जिस एसिड में से या जिस स्पीसीज में से जितना इजीली H पॉजिटिव आयन रिलीज होता है, हम कहते हैं कि वो स्पीसीज उतनी बढ़िया एसिडिक स्ट्रेंथ दिखा रही। अब यहाँ देखो, यहाँ तीन तीन Cl हैं, एक तो ये एक तो ये एक तो ये, इफेक्ट देखो, इसने भी खींच लिया इसने भी खींच लिया इसने भी खींच लिया, तो यहाँ तो बहुत ज्यादा खिंचाव लगेगा, यहाँ भी बहुत ज्यादा, यहाँ भी बहुत ज्यादा। इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन एटम की तरफ को बहुत ज्यादा खींचेंगे, ये वाले इस बॉन्ड पे ही तो बात करते हैं हम हमेशा। जब इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन एटम की तरफ ज्यादा खींचेंगे तो H पॉजिटिव का यहाँ से निकल के भागना और भी आसान हो जाएगा, H पॉजिटिव की बल्ले बल्ले होगी। यदि आप इस ये वाला जो दूसरा हमने पढ़ा मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड, और फिर है उसके बाद ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, ये तो मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड है, ये ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड है, तो ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड का भी बाप होगा, वो और बढ़िया तरीके से निकल के भागेगा यहाँ से H पॉजिटिव आयन उसमें से। तो साफ पता चल रहा एसिटिक एसिड में एक प्लस आई ग्रुप यानी CH3 होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को घटा देता है, जबकि मोनोक्लोरो एसिटिक एसिड में माइनस आई ग्रुप Cl होता है जो एसिडिक स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है, तथा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड में तीन माइनस आई ग्रुप यानी Cl वाले होते हैं जो एसिडिक स्ट्रेंथ को और भी अधिक बढ़ा देते हैं। ठीक है, बताओ आप कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ का कंपैरिजन कर लोगे क्या? आप जो कार्बोक्सिलिक एसिड है उनकी अम्लीय प्रबलता की तुलना कर लोगे कि कौन ज्यादा प्रबल अम्ल है कार्बोक्सिलिक एसिड में? बस आपको यहाँ एक बात ध्यान रखनी, यदि प्लस आई ग्रुप जोड़ दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ घट जाएगी, और माइनस आई ग्रुप जोड़ दिया तो एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ जाएगी। ठीक है, अब हम दूसरे पॉइंट पे बात करते हैं। दूसरा इसका यूज या एप्लीकेशन है बेसिक करेक्टर ऑफ एमीन्स। एमीन्स का बेसिक करेक्टर यहाँ डिस्कस करेंगे हम। एमीन में आपको ध्यान रखना है कि जो एमीन होता है ना, जैसे चलो एक एमीन पे बात करते हैं, इस पे बात कर रहे हैं पहले वाले पे, ये जो पहले वाला एमीन है सेकेंडरी एमीन, इसमें जो एमीन में जो नाइट्रोजन एटम होता है ना, ये नाइट्रोजन एटम, इसके ऊपर ये जो लोन पेयर रखा होता है,
इन लोन पेयर की वजह से ही एमीन एसिडिक बेसिक होता है। बेसिक क्यों होता है मैं बताता हूँ। देखो आपको मैं इस चीज को समझा रहा कि हमारा जो एमीन है वो बेसिक क्यों होता है। एमीन जितने भी बने हैं ना वे सब इससे बने। देखो NH3 से, NH3, ये हमने 3 H जोड़ रखे इसके ऊपर, ये NH3 है अमोनिया। अब यहाँ इसके ऊपर एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा होता है जिसे आप कहते हो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं ना नाइट्रोजन के आउटर मोस्ट ऑर्बिट में। अब मुझे एक बात बता दो आप कि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन का जोड़ा है। कुछ लोग तो कहते हैं कि ये अपने इलेक्ट्रॉन के जोड़े को जितनी आसानी से किसी को दे देगा, ये इसका जो बेसिक करैक्टर होगा वो उतना ज्यादा होगा, यानी क्षारीय प्रबलता या क्षारीय लक्षण ज्यादा होगा। ये जितनी आसानी से इलेक्ट्रॉन के जोड़े को दे देगा। पर कुछ लोग पता क्या कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं इस बात को ऐसे ना समझाओ, इस बात को ऐसे समझाओ कि ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो जितनी आसानी से एक प्रोटॉन को ग्रहण करेगा, एक प्रोटॉन को अपने पास रखेगा। आपको पता है कि प्रोटॉन को रखने के लिए उसे इस इलेक्ट्रॉन का जोड़ा देना पड़ेगा प्रोटॉन को, जब भी तो प्रोटॉन हमारे पास आएगा। प्रोटॉन माने H पॉजिटिव। भाई NH3 के साथ H पॉजिटिव जुड़ के ही तो क्या बनता है, क्या बनता है, NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। अमोनियम आयन का स्ट्रक्चर ऐसा ही तो होता है जो यहाँ बनाया मैंने, ऐसा स्ट्रक्चर होता है अमोनियम आयन का। ठीक है, समझ में आ रही ना बात। अब देखो आपको पता चल गया कि जो नाइट्रोजन का लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितनी आसानी से प्रोटॉन को अपने पास रखता है या एक्सेप्ट करता है या स्वीकार करता है या ग्रहण करता है, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। अब यदि मैं आपको कह दूं कि हमारे पास इस H की जगह हमने एक CH3 जोड़ दिया, CH3, बाकी N है और 2 H इस पे जुड़े हुए हैं, चलो ऐसे ही जोड़ देता हूं, ये है हमारे पास CH3NH2। तो मुझे एक बात बता दो आप सोच के कि ये CH3 आपको पता है प्लस आई ग्रुप है, और जब ये प्लस आई ग्रुप है तो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को धक्का देगा इधर को, और धक्का देने से नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बढ़ जाएगी, क्योंकि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन भी नाइट्रोजन की तरफ को आ गए। और इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जब यहाँ बढ़ेगी ना तो कुछ लोग कहते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई नाइट्रोजन की, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जितनी बढ़ेगी H पॉजिटिव आयन उतना तेजी से इसकी तरफ को अट्रैक्ट होगा। क्यों होगा, इसलिए होगा क्योंकि जो H पॉजिटिव आयन है ना वो तो बेचारा इलेक्ट्रॉनों की जरूरत है उसे, तो H के पास एक तो इलेक्ट्रॉन था वो भी छीन लिया किसी ने, जब भी तो वो H पॉजिटिव बना, और H पॉजिटिव को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है। तो जब किसी को इलेक्ट्रॉन्स की जरूरत है तो वो कहाँ जाना पसंद करेगा, जहां इलेक्ट्रॉन भरमार में उपलब्ध हो, जहां बहुत सारे इलेक्ट्रॉन हो। तो जब वो CH3 इस बॉन्ड के प्लस आई ग्रुप है CH3, वो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को नाइट्रोजन की तरफ को धक्का देता है तो नाइट्रोजन एटम के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, और H पॉजिटिव यहाँ बेचारा ढूंढता फिर रहा इलेक्ट्रॉन कहाँ मिलेंगे, तो वो एकदम गया, वो यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसके साथ बॉन्ड बनाओ भाई, इसके साथ बनाओ। तो इसका मतलब यहाँ जो CH3NH2 है उसकी H पॉजिटिव को अपने पास बुलाने की, ग्रहण करने की, प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी या एबिलिटी या प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। और उसके बढ़ने से मैं कहूंगा कि एक प्लस आई ग्रुप के आते ही एमीन जो बना उसकी बेसिक करेक्टर या बेसिक स्ट्रेंथ बढ़ गई उसकी, क्योंकि वहां ये लोन पेयर जो है ना बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बढ़ गई ना। अब देखो यदि मैं आपको कहूं कि एक CH3 के साथ एक और CH3 लगा दिया और एक हमारा H ही है, ये है हमारे पास, जिसे सेकेंडरी अमीन कहते हैं सब, और ये है इलेक्ट्रॉन का जोड़ा, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब मुझे बताओ इसने भी यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाई, इसने भी बढ़ाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, तो यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नाइट्रोजन के ऊपर बहुत बढ़ गई। अब तो H पॉजिटिव आयन जो है दौड़ के आएगा, भाग के इसके पास आएगा नहीं, तो इसकी जो हमारे पास सेकेंडरी अमीन है इसका बेसिक करेक्टर और भी ज्यादा इंक्रीज हो गया। और यदि यहाँ भी मैंने CH3 लगा दिया ना तीसरी जगह भी, तो ये भी धक्का देगा इलेक्ट्रॉनों को अपने पास से दूर, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगी। अब कुछ लोग तो इसे इस तरीके से समझाते हैं, कैसे
जैसे हमने पढ़ा कि आप जब नाइट्रोजन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन के जोड़े को देखते हो, लोन पेयर को, और उससे जुड़े होते हैं ये ग्रुप CH3, CH3 और CH3, टर्सरी अमीन है मान लो ये। तो कुछ लोग तो यूं कह रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन का जोड़ा इधर गया, इसने भी धक्का दिया, इसने भी धक्का दिया, नाइट्रोजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई, और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ने से क्या हुआ कि H पॉजिटिव आयन इसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ और उसने इसके साथ बॉन्ड बना लिया। ठीक है, कुछ तो इसे ऐसे समझाएंगे, कुछ लोग इसे पता कैसे समझाएंगे, कुछ लोग इसे ऐसे समझाते हैं कि इन तीनों ने जब इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी तो इस H पॉजिटिव आयन का यहाँ, सॉरी H पॉजिटिव का नहीं, इस लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का डोनेट करना आसान हो जाएगा, क्योंकि यहाँ इलेक्ट्रॉन्स की उपलब्धता बढ़ गई। अब ये आसानी से इस H पॉजिटिव आयन को इलेक्ट्रॉन दे देगा। मतलब जो इलेक्ट्रॉन के जोड़े को डोनेट करता है उसे लुईस बेस कहते हैं ना। तो इलेक्ट्रॉन जोड़े को डोनेट करते हुए बात कर लो तो भी ये बेस है, और H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन को रिसीव करते हुए यानी एक्सेप्ट करते हुए बात कर लो तब भी ये बेस है। जो इलेक्ट्रॉन को देता है वो भी बेस होता है, जो प्रोटॉन को लेता है वो भी बेस होता है, पता है ना आपको। प्रोटॉन मींस H पॉजिटिव, ठीक है। पर पहली बात ज्यादा सही है, आप इस बात को ज्यादा फोकस करना, यहाँ तो कह तो दो आप दोनों बातों को, पर आप इस बात पर ज्यादा फोकस करना कि हमें प्रोटॉन को क्या करना है, एक्सेप्ट, प्रोटॉन को स्वीकारना है। जो एमीन प्रोटॉन को जितना इजीली एक्सेप्ट करेगा वो एमीन उतना बढ़िया बेसिक करैक्टर दिखाएगा। अब मैं आपको एक बात बताता हूं, यहाँ देखो, मान लो मेरे पास ये CS3 NH, ये सेकेंडरी एमीन है, ये पड़ा लोन पेयर ऊपर, ठीक है, ये है सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन, ठीक है, लिख दिया सेकेंडरी एमीन, 2 डिग्री एमीन है। और यहां बना दिया मैंने प्राइमरी एमीन CS3 NH2, ये प्राइमरी अमीन है, ये लिख दिया 1 डिग्री। और ये है टर्सरी अमीन CS3 N, और ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये है टर्सरी अमीन। और ये सब जिससे मिलकर बने हुए वो है NH3 लिख दो, चलो उल्टा ही लिख दिया, और ये बना दिया हमने लोन पेयर। तो यदि आप इनका बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करोगे ना तो बेटे सबसे ज्यादा बेसिक करैक्टर सेकेंडरी अमीन में होता है, उससे कम प्राइमरी अमीन में, उससे कम टर्सरी अमीन में, और सबसे ही कम अमोनिया में। अब यहाँ कंफ्यूजन क्रिएट होना जायज है। आप कहोगे कि सर हमारे हिसाब से तो जो ये टर्सरी अमीन है ना, इस टर्सरी अमीन का बेसिक करैक्टर सबसे ज्यादा होना चाहिए, और आपने इसे लगा रखा पहले पे नहीं, दूसरे पे नहीं, तीसरे पे लगा दिया सीधा, ऐसा क्यों करा आपने? इसीलिए तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है कि हमने टर्सरी अमीन को सबसे ज्यादा बेसिक करैक्टर में दिखाना चाहिए, और हमने इसे थर्ड पोजीशन पे रख रखा, थर्ड 3 डिग्री अमीन को तीसरे नंबर पे रख रखा। क्यों रख रखा सर? इसका रीजन पता क्या है? इसका रीजन ये है कि आपको यहाँ ध्यान रखना है कि हम जो है पहले कंसेप्ट पे बात करेंगे कि इन सबको एक H पॉजिटिव को रिसीव करना है, एक्सेप्ट करना है, स्वीकार करना है, ग्रहण करना है। H पॉजिटिव मींस प्रोटॉन को, तो प्रोटॉन को ग्रहण करने की टेंडेंसी यहाँ होनी तो चाहिए सबसे ज्यादा, और ये चाहता भी है नाइट्रोजन एटम, क्योंकि इसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो ये चाहता है कि मैं प्रोटॉन को ले लूं, ग्रहण कर लूं, एक्सेप्ट कर लूं। पर प्रोटॉन का यहाँ आना थोड़ा मुश्किल होता है, मतलब चाहता तो है पर कर नहीं सकता। इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि ये 3 जो मिथाइल ग्रुप है ना, ये मिथाइल ग्रुप जैसे दिखाई दे रहे ऐसे नहीं होते। ये मिथाइल ग्रुप का जो है ना, ये कुछ ज्यादा ही पैर पसारते हैं। देखो इस स्ट्रक्चर को मैं यहां बनाऊंगा, मिथाइल ग्रुप ऐसे होते हैं कि ये नाइट्रोजन एटम है और ये कार्बन है
और यहाँ CH3 इस तरीके से जुड़ेगा, इस तरीके से, और इसी तरह यहाँ कार्बन और यहाँ CH3 जुड़ेगा इस तरीके से। ये तो बॉन्ड थोड़े बड़े बड़े इसलिए बना रहे हम जिससे आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो, इस तरीके से। तो जो इसके पास ये है आपका लोन पेयर, जो यहाँ से H पॉजिटिव आयन आता है ना, उसे जगह नहीं मिल पाती। ये 3 CH3 ग्रुप जो हैं ये क्या करते हैं, ये भीड़ भड़ाका कर देते हैं यहाँ, जिसे हम कहते हैं रासायनिक विज्ञान की भाषा में त्रिविम विन्यासी बाधा, या फिर कहते हैं स्टेरिक हिंड्रेंस। तो स्टेरिक हिंड्रेंस यहाँ हो जाता है जिसकी वजह से वो H पॉजिटिव आयन टर्सरी अमीन में या प्रोटॉन टर्सरी अमीन में इजीली स्वीकार नहीं किया जाता। इसलिए यहाँ मतलब नाइट्रोजन एटम तो चाहता है कि भाई आजा कहीं से प्रोटॉन मेरे पास, पर कहां से आजा, भीड़ इतनी हो रही, यहाँ भीड़ इतनी हो रही कि H पॉजिटिव आना ही मुश्किल हो रहा। इसलिए इस स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण, इस त्रिविम विन्यासी बाधा के कारण क्या होता है कि हमारा टर्सरी अमीन है उसका जो बेसिक कैरेक्टर है वो सेकेंडरी अमीन से भी कम होता है, प्राइमरी अमीन से भी कम हो जाता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो बेसिक कैरेक्टर ऑफ एमीन्स, सेकेंडरी अमीन सबसे ज्यादा बेसिक होगा, फिर प्राइमरी अमीन होगा, फिर टर्सरी होगा, फिर अमोनिया। ये बना रखे देखो स्ट्रक्चर। देखो एमीन्स का बेसिक कैरेक्टर नाइट्रोजन एटम पर प्रेजेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन के कारण होता है। नाइट्रोजन एटम का लोन पेयर जितना इजीली प्रोटॉन को एक्सेप्ट करता है, एमीन का बेसिक कैरेक्टर उतना ही अधिक होता है। एमीन के नाइट्रोजन एटम पर प्लस आई ग्रुप जैसे CH3 जुड़ने से नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण कुछ लोग तो कहते हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ गई नाइट्रोजन एटम की, अब कुछ लोग कहते हैं नाइट्रोजन एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ गई। कुछ भी कह देना आप, जो आपके कॉलेज के आपके प्रोफेसर समझाएंगे, पर आप इस बात को लिख दोगे तो ज्यादा अच्छा होगा। एमीन के नाइट्रोजन एटम पर प्लस आई ग्रुप जैसे CH3 जुड़ने से नाइट्रोजन एटम पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाती है, जिसके कारण उसकी प्रोटॉन, साइड में हो जाता हूं मैं, जिसके कारण उसकी प्रोटॉन को एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी बढ़ जाती है, अतः बेसिक कैरेक्टर भी बढ़ जाता है। अब यहां लिखा हुआ है 3 डिग्री एमीन का बेसिक कैरेक्टर 1 डिग्री एमीन से भी कम स्टेरिक हिंड्रेंस के कारण होता है। तो इसका रीजन है स्टेरिक हिंड्रेंस। स्टेरिक हिंड्रेंस कम होगी तो प्रोटॉन आसानी से घुस सकेगा वहां नाइट्रोजन एटम के पास, और स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होगी तो कैसे घुसेगा, घुस ही नहीं सकता। ठीक है, बस आज हमें इतना ही पढ़ना है और हमने पढ़ लिया, हमने इंडक्टिव इफेक्ट को पूरा कर लिया। इंडक्टिव इफेक्ट क्या होता है, इंडक्टिव इफेक्ट के एप्लीकेशंस क्या हैं, अनुप्रयोग क्या है, यूज क्या है, आप ध्यान रखना। इंडक्टिव इफेक्ट से 2 बातों के ऊपर क्वेश्चन आएंगे, एक तो कार्बोक्सिलिक एसिड की एसिडिक स्ट्रेंथ और एक एमीन का बेसिक कैरेक्टर, बस ध्यान रखना। यदि पूरा क्वेश्चन आया फिर तो बल्ले बल्ले है ही, और यदि छोटे क्वेश्चन आए तो इन दोनों में से जो इसके एप्लीकेशन है इनमें से किसी के ऊपर भी क्वेश्चन आ सकता है। बस मेहनत और ईमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने हैंड रिटन नोट्स बनाते रहो। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ओके, बाय।